और नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं आपके सामने आया हूं दोबारा एक वीडियो रिलेटेड टू साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी की इस वीडियो में मैं क्या देने वाला हूं आपको, मैं देने वाला हूं आपको वो चाइल्ड डेवलपमेंट के वो सारे प्रिंसिपल जो बहुत जरूरी है एक टीचर को जानना, जो बहुत जरूरी है एक ट्रेनिंग टीचर को जानना कि बच्चों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट आप देख रहे हो, उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो बच्चों पे इंप्लीमेंट करने चाहिए एज अ टीचर, जो आपको जानने चाहिए, जिससे कि आप बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास कर पाओ। क्योंकि सीटेट का एग्जाम नजदीक है, तो एक डिसीजन जो मैंने खुद लिया है, खुद डिसाइड किया है कि मैं कंटेंट जितना आपको दे पाऊंगा 30-35 मिनट की वीडियो में वो तो दूंगा। साथ में मैं लास्ट 3 साल के यानी 16, 17, 18, 19 यानी 17 हुआ नहीं था, 16, 17, 18, 19 इन 3 साल के जितने भी सीटेट के एग्जाम के एग्जामिनेशन पेपर जो होंगे, मैं उनको बोर्ड पर सॉल्व करूंगा आपके साथ। चाहे साइकोलॉजी को लेकर, इंग्लिश पेडागोजी को लेकर, हिंदी पेडागोजी को लेकर बातचीत करूंगा। मैं उन सारे एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और सही आंसर आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि कहीं वो कंटेंट जो आपसे चूक गया है या जो मैं आपको नहीं दे पाया हूं, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है और टाइम 5 जुलाई एग्जाम का है। मेरा मेन टारगेट एग्जाम बिल्कुल नहीं है। मैं कंटेंट जो आपको दे रहा हूं वो एग्जाम में बेनिफिशियल बहुत ज्यादा रहेगा, नो डाउट। मेरा मेन टारगेट है एग्जाम के बाद या जब आप क्लासरूम में आएंगे तो क्लासरूम में आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, आप कैसे इफेक्टिवली बच्चों के बीच में जा सकते हैं, ये मेरा मेन टारगेट है। चूंकि 5 तारीख का पेपर बोला गया है 5 जुलाई का, तो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने ये विचार किया है कि मैं ये चीज आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे आपका वो पहलू भी देखना है, मुझे आपको उस पक्ष में भी मजबूत करना है। मैं चाहता हूं इन वीडियोस में आप अपने आप को जितना हो सके उतना इन्वॉल्व करें। आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है, सीटेट के लिए किसी और बुक देखने की नीड नहीं है, कोई और नोट्स कहीं भी जाने की नीड नहीं है, सब कुछ मैं आपको दूंगा। मेरा पूरा कमिटमेंट आपसे है। अब क्योंकि दिन कम है तो मैं बार बार ज्यादा कंटेंट लेके नहीं आऊंगा, लेकिन अब मैं वैल्यूएबल कंटेंट, पहले मैं चाह रहा था बेसिक टू मतलब नॉर्मल टू जनरल टू एडवांस की तरफ जाए, अब मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं डे बाय डे, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत सपोर्ट करेंगे। और बेसिकली हम जब टेट के बाद रेगुलर मिलेंगे तो मैं आपको जो साइकोलॉजी का मेरा मेन मोटो है वो भी लेकर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं प्लान, आज का जो हमारा कंटेंट है वो है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, अगर कहें ऐसे तो बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। किन किन बातों को टीचर को जानना जरूरी है और क्या जरूरत है इन सिद्धांत की। तो पहले मैं बात करूं, हम सबको पता है बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो शैशवावस्था से शुरू होता है, प्रसवपूर्व अवस्था यानी व्हेन द बॉय इनसाइड हिज मदर बेली, तब शुरू हो जाता है। अब उसको जब वो समाज में आता है, शिक्षा स्कूल में आता है, तब कौन कौन सी बातें, किन किन बातों को एज अ टीचर आपको नोट करना है या आपको ऑब्जर्व करना है और कैसे आप अपना बेस्ट उन तक पहुंचाओगे, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के थ्रू तय किए गए हैं। उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर या उन प्रिंसिपल्स को अपने आप में इन्वॉल्व कर या उन प्रिंसिपल को समझकर आप बच्चों का बहुत अच्छा और एक सटीक डेवलपमेंट कर सकते हो, जो होना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग जो मेथड चलता है या टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, इसको अगर हम और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें इन मेथड को जानना चाहिए, है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं टू डेवलप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम। टीचिंग बोले तो शिक्षण और लर्निंग बोले तो अधिगम। अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बनानी है, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस more effective
इफेक्टिव प्रभावशाली बनानी है तो आपको क्या यूज करना है, आपको बाल विकास के सिद्धांत को जानना चाहिए। और उन बाल विकास के सिद्धांत को आज मैं एक एक कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की अगर बात करूं जो आपको जानना चाहिए, दैट इज, हिंदी में बोलते हैं इसे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, और इन इंग्लिश बोलेंगे इसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या मीन है, क्या मीन है वो समझेंगे। बाल विकास का सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि बच्चे की जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है, विकास मां के गर्भ से शुरू होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक जितने डेवलपमेंट है, मनोगत्यात्मक विकास, ये सारे डेवलपमेंट जो है वो सारे विकास उसके निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विकास का कोई पहलू से छूट जाए या छूट जाना चाहिए। तो कहा गया है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह आपको जानना चाहिए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब बच्चे का सामाजिक जितना भी डेवलपमेंट है, चाहे वो सामाजिक है, सोशल डेवलपमेंट, चाहे वो मानसिक है, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाहे वो उसका भावनात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, मनोगत्यात्मक, जिसे मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, ये सारे डेवलपमेंट एक निरंतर गति से चलते रहते हैं और निरंतर वे में चलते रहते हैं, यानी विकास कभी नहीं रुकता। प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, व्हेन द बेबी इनसाइड हर मदर्स बेली, उस गर्भ में जब होता है, और गर्भ अवस्था से जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। इसलिए ये जान लेना चाहिए, शिक्षक को यह जानना चाहिए कि अगर किसी बच्चे का विकास कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उसमें आ रहा है तो वो उतार चढ़ाव लाजमी है, उतार चढ़ाव लाजमी है। लेकिन अगर विकास कहीं पे आके रुक गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड चेंज करने का समय आ गया है, क्योंकि विकास कभी रुकना नहीं चाहिए और ना ही रुकता। ये एक शिक्षक को और माँ बाप को बहुत जरूरी है जानना कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये बताता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में ये बताया गया है कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और सारे पहलू विकास के एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। इनमें आप कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देख सकते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम देख सकते हैं, पर स्टॉपेज नहीं देखेंगे, नहीं होता। तो ये आपको जानना चाहिए। दूसरा है परस्पर भिन्नता का सिद्धांत। परस्पर भिन्नता का सिद्धांत, इसे कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, परस्पर भिन्नता का सिद्धांत। इसको क्यों जानना चाहिए टीचर्स को? एक क्लासरूम के अंदर तरह तरह का बच्चा, यानी अलग अलग मानसिकता वाला बच्चा बैठा होता है, जिसमें एक मंद बुद्धि बालक हो सकता है, जिसमें एक सामान्य बालक हो सकता है, जिसमें प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली, मल्टी टैलेंटेड, टैलेंटेड, ऑर्डिनरी, ये जो कैटेगरीज है, उस तरह तरह की वैरायटी वाला बच्चा एक कक्षा के अंदर होता है। तो अगर एक टीचर को यह एहसास नहीं है और वो सारे बच्चों से एक ही एक्सपेक्टेशन लेके जाएगा, एक ही उसकी उम्मीद होगी कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप सबको समझ में आना आएगा, ये अगर मान के चलेगा या मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत है। क्योंकि हर बच्चे की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, उसके आयाम अलग अलग हैं। क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालती है। फिजिकल अपीयरेंस उसका क्या है, किस समाज में वो पल रहा है, उसकी हेरिडिटी क्या है, उसका एनवायरमेंट क्या है, ये सब उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस पैदा करता है। और इंडिविजुअल डिफरेंस अगर है बच्चे के अंदर तो उसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका अगर पर्पस एक टीचर होने के नाते हर बच्चे को शिक्षा देना है, टीचर होने का मतलब केवल क्लास के एडवांस बच्चों को, ये हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको, या जो हमारे
क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं उनको आगे लाना नहीं है, वो तो आगे आएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली आगे आएंगे, लेकिन आपको उनको आगे लाना है जिनको कोई और आगे नहीं ला पाया। इट मीन्स समथिंग डिफरेंस। और वो डिफरेंस कैसे होगा? वो डिफरेंस आप तब जनरेट कर पाओगे, तब पैदा कर पाओगे जब आप जान लोगे कि आपके क्लास के किस बच्चे का किस तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट है, आपके क्लास की किस बच्चे की ग्रोथ मतलब मीन्स कहाँ हुई है, उसका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, ये सब आपको जानना चाहिए। अब ये क्यों जानना चाहिए, मैं क्यों इसमें पढ़ूं, मुझे क्या मतलब है, तो फिर जो प्रोफेशन आपने चुना है आप उसके लिए नहीं बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको इसमें जाना है, आपको उस बच्चे को समझना है और उस बच्चे को सिखाना है, तो आपको उनका इंडिविजुअल डिफरेंस जानना पड़ेगा, आपको उसकी हेरिडिटी, आपको उसको परिवार के बारे में, आपको उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानना ही जानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पहलू ही तय करते हैं बच्चा आपको कैसा मिलने वाला है। तो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत ये बताता है कि हर बच्चे के अंदर ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के अंदर हैज डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर बच्चे के अंदर वृद्धि और विकास की दर अलग अलग होती है, ये कहता है सिद्धांत, और ये सिद्धांत आप सबको ये बताता है कि आप किस प्रकार बच्चे को इंडिविजुअली चूज करेंगे और किस तरह आप उसका अच्छा परफॉर्मेंस आउटकम ला सकते हैं। बिकॉज अगर आपने उसका अंतर जान लिया है, अगर आपने उसकी कमजोर नब्ज पकड़ ली है, या अगर आप जान गए हैं कि अगर ये परेशान है क्लासरूम के अंदर तो कहीं ना कहीं फिजिकली वीक है, अगर ये परेशान है क्लास के अंदर तो कहीं ना कहीं इसके साथ पास में कुछ घटना है, जो भी वॉटेवर जो भी हुआ है, तो वो एक टीचर के नाते आपका जानने का फर्ज बनता है, तभी आप उसको निकाल पाएंगे। तो निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, परस्पर भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये दो सिद्धांत आप तक पहुंच चुके हैं, आपको समझ में आने भी चाहिए। अब थर्ड जो सिद्धांत है, थर्ड जो प्रिंसिपल है, वो मैंने बोला ये सारे प्रिंसिपल रिकरेक्टेड हैं, ये सारे प्रिंसिपल बहुत जरूरी हैं आपको जानना, पेरेंट्स को भी जानना। पेरेंट्स के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना है उसकी आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के ये सारे चेंजेस ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको इन प्रिंसिपल को ऑब्जर्वेशन का मायना मान लेना चाहिए, आपको इन प्रिंसिपल्स को मेन कॉन्सेप्ट मानकर बच्चे का ध्यान देना चाहिए। तीसरा है विकास क्रम की एक रूपता, थर्ड वन इज विकास क्रम की एक रूपता, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अभी समझिए, इस लाइन को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। अभी मैंने बोला कि जो डेवलपमेंट है उसमें अलग अलग चरण आते हैं बच्चे के, है ना, यानी विकास कभी रुकता नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये सिद्धांत है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, क्रम में एक रूपता है। किसमें? यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न इन डेवलपमेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न इन डेवलपमेंट, विकास क्रम की एक रूपता सिद्धांत ये बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, मानव विकास की सबके अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मानव सबके विकास के अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक जैसी देखने को मिल जाएंगी। ये भी आपको देखना है, ये भी आपको नोट करना है एज अ टीचर। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ह्यूमन बीइंग है, मानव का बच्चा है, तो उसके दूध के दांत पहले टूटेंगे। अब वो किसी भी मानव का हो, वो किसी परिवार से बिलोंग करता हो, वो गरीब बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, उसके मिल्क के टीथ पहले जाते हैं, पहले टूटते हैं। तो विकास क्रम की मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, मिल्क टीथ गोज मीन्स टूटते हैं, जाते हैं फर्स्ट। कैसा भी बच्चा हो, यहां पर आपको उनकी यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, यहां पर आपको उनकी एक रूपता दिखाई देगी हर बच्चे के अंदर, ये आपको नजर आएगा। और जितने मानव होते हैं, मानव के बच्चे, उनका विकास का प्रारंभ, शरीर का वृद्धि और विकास प्रारंभ सिर से होता है। ये है एक रूपता का सिद्धांत कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम देयर हेड, बेबी के हेड से शुरू होता है, सिर से पैर की तरफ, तो है सिर पहले बनता है ना। तो यूनिफॉर्मिटी में ये भी आता है कि अगर बच्चा ह्यूमन बीइंग का है तो उसकी स्टार्टिंग में क्या बनेगा, हेड बनेगा, सिर बनेगा। तो सिर बनने का मतलब क्या हुआ, आप ये चेंज नहीं कर सकते, आप इसे बदल नहीं सकते। यहां पर उन ह्यूमन बीइंग के बच्चों में यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो। तो विकास क्रम की एक रूपता ये बताती है कि इस कुछ मायनों में
डेवलपमेंट आपको एक जैसा दिखाई देगा। तो कहीं कहीं अगर आपको इक्वालिटी दिखाई दे रही है तो वो ये चरण है जो मैंने आपको बोले हैं, ताकि आप ये ना बोल पाओ कि अगर विकास अलग अलग है इंडिविजुअल में तो फिर दांत टूटते हैं, एक जैसा होता है। तो मैंने बोल दिया ये भी एक प्रिंसिपल कि कहीं कहीं वो एकरूपता दिखाई देगी और वो एकरूपता आपको समझनी चाहिए। ये एकरूपता बताती है कि बच्चों में दूध के दांत पहले टूटते हैं और डेवलपमेंट इन ह्यूमन, दिस डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड, सिर से शुरू होता है इन ह्यूमन। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं शायद पहुंचा पाया हूं अब तक कि ये विकास का चरण जो है ये कहता है सिद्धांत कि कहीं ना कहीं आपको विकास में यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी और वो यूनिफॉर्मिटी ये बताती है जो बात मैंने आपको बोली, ये मानव जाति के बच्चों में आपको दिखाई देनी ही देनी है। तो उम्मीद करता हूं ये थर्ड आपको समझ में आया होगा और आना भी चाहिए, ठीक है। और अगला मैं अगर बात करूं सिद्धांत वृद्धि व विकास की दर, वृद्धि व विकास की दर कभी एक समान नहीं होती, एक समान, ये सिद्धांत है इसका। वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। द रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नॉट बी यूनिफॉर्म, is not be uniform या it not equal to each other। जैसे वृद्धि व विकास की दर एक समान नहीं होती, ठीक। इंग्लिश में लिख रहा हूं, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। अंतर दिखाई देगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर बात करें इन्फेंसी स्टेज की, शैशवावस्था की, इन्फेंसी स्टेज की, तो यहां डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, बताया था मैंने आपको। डेवलपमेंट फास्ट होता है, तेज होता है, विकास तेज होता है, ये आपको बताया गया था। आपको बताया गया था कि जब आप जाते हैं बच्चे की इन्फेंसी स्टेज में तो ये चरण पहला है जिसमें विकास तेज होता है और फिर जाके वो धीरे धीरे मंद हो जाता है, ठीक। मैंने आपसे ये भी कहा था कि तुलना करेगा शैशवावस्था की और बाल्यावस्था की, तो शैशवावस्था में विकास तेजी से होता है पर क्षेत्र लिमिटेड होता है, क्षेत्र ज्यादा नहीं होता। वहीं बाल्यावस्था में विकास की दर थोड़ी कम हो जाती है पर क्षेत्र ब्रॉड हो जाता है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं, यहां पर आप ये देखेंगे, यहां पर इन्फेंस में डेवलपमेंट फास्ट है, बाद में धीरे धीरे वो बाल्यावस्था आते आते स्लो हो गया, डेवलपमेंट स्लो हो गया, क्षेत्र बढ़ गया। पर यहां आप ये नहीं कह सकते दोनों इक्वल चल रहे हैं, इक्वल नहीं चलते, इक्वल बिल्कुल नहीं चलते। वहीं बात करूं मैं एडोलसेंस की, वहीं अगर मैं बात करूं किशोरावस्था की, एडोलसेंस की अगर बात करूं तो एडोलसेंस में अगर आप चाहेंगे तो देखेंगे यहां पर ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ बच्चे की वो शुरू होती है फास्ट, यहां पर आकर पहले धीमे धीमे चल रही होती है। जैसे बच्चा एडोलसेंस में आता है उसकी लंबाई में शारीरिक चेंजेस, ये सारे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं और फिर वो जाके हल्के हल्के धीमी धीमी खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, द मीन इज दैट आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों की दर कभी इक्वल होगी, दोनों की रेट कभी इक्वल नहीं होती। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, वो इक्वल नहीं है। और ये सिद्धांत आपको तय करना है, ये कहां हेल्प करेगा, ये कहां हेल्प करेगा, ये वहां हेल्प, जिससे आप ये जज कर पाओगे कि अगर एक बच्चा फिजिकली ग्रोथ कर रहा है या एक इन्फेंट जो है, एक इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चा है या एक चाइल्डहुड में जो बच्चा है, उससे आप कितनी उम्मीदें करोगे, वो उम्मीद होंगी आपकी उसकी रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखकर। बच्चे की विकास की दर क्या रही है, किस परिवेश से वो पल बढ़ कर आया है, उसको क्या, और फिर कुछ साइंटिफिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उनको भी ध्यान में रखना है। वो किसी भी अच्छे परिवेश से पढ़ के आया हो, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे परिवेश से तो इन्फेंसी में डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। थोड़े बेकार परिवेश में तो इन्फेंसी में डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। इन्फेंसी में डेवलपमेंट फास्ट ही होगा, वो किसी भी परिवार से, किसी भी एनवायरमेंट से हो। दूसरा, आगे चल के वो जब चाइल्डहुड में आएगा तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा किसी भी फैमिली में। तो इसका मतलब साइकोलॉजिकली प्रूफ हो चुका है, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, आप उसकी इस स्टेज को यूटिलाइज कर सकते हो, डेवलपमेंट फास्ट होता है। अब वो आपको करना है, कैसे करना है, एज अ पेरेंट्स आपको सोचना है, कैसे करवाना है, एज अ टीचर आपको सोचना है। दूसरा,
एडोलेसेंस में उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आएंगे, किशोरावस्था में चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस बहुत तेजी से दिखाई देंगे। चौड़े हो जाएंगे, थोड़ा दाढ़ी मूंछ का आना, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होना, कुछ ऐसे ऑर्गन का ग्रोथ करना, ये सब चेंजेस हैं और उन चेंजेस को फिर वो एकदम बढ़कर फिर धीरे धीरे वो नीचे की ओर आ जाते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा हूँ शायद पहुंचा पाया हूं अब तक, कि वृद्धि और विकास की दर समान नहीं होती। 4 सिद्धांत हम लोग कर चुके हैं और इन प्रिंसिपल को मैं क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाता है ये सब आपको समझ में आएगा जब आप इन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बताना क्या चाह रहा हूं, एक टीचर के तौर पे आप समझ पा रहे होंगे आपके कहाँ काम आने वाले हैं, और एक स्टूडेंट के तौर पे भी समझ में आ रहा होगा कि आपको इन्हें कहाँ यूटिलाइज करना है। अब है 5वां, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। हमेशा विकास सामान्य से विशेष की ओर जाता है, ये सिद्धांत है। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक समझने का प्रयास करें। जनरल टू स्पेसिफिक में क्या बताना चाह रहा हूं, जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। जैसे विकास का कोई भी चरण अगर आप देखोगे तो वो शुरुआत, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपका जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की ओर, यानी पहले सामान्य कार्य करना सीखता है बालक। सामान्य कार्य मतलब जनरल वर्क, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूं यहाँ इसकी जानकारी के लिए। जनरल वर्क करेगा और उस जनरल वर्क को फिर बाद में कन्वर्ट कर देता है वो विशेष में, यानी स्पेसिफिक में। समझने का प्रयास करेंगे, ये सिद्धांत है इसका। इसको आप यूटिलाइज कैसे करोगे, क्लासरूम में बच्चे को आप जब तक सामान्य कार्य नहीं कराओगे या सामान्य चीजों से नहीं जोड़ोगे, आप उसका बेस्ट रेस्पॉन्स या उसका विशेष वाला रेस्पॉन्स निकाल कर नहीं ला पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, जब बालक कोई चीज पकड़ता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं इसका आपको, बालक कोई वस्तु पकड़ता है तो बालक पकड़ने के लिए, समझना मेरी बात को, पकड़ने के लिए क्या यूज करता है वो, बालक वस्तु को पकड़ने के लिए सबको मालूम है यहाँ वहां हाथ मारता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे पकड़ने के लिए यहाँ वहां हाथ मारता है, ठीक है, यहाँ वहां हाथ मारता है, यानी वो ट्राई कर रहा है वस्तु पकड़ने का, सामान्य कार्य है उसका। बालक वस्तु पकड़ने के लिए, इफ अ चाइल्ड वांट्स टू कैच सम आर्टिकल समथिंग, वो हाथ पैरों को यहाँ फेंकता है और जब एक बार पकड़ में आ जाता है तो उसे ये मालूम चल गया कि हाँ अब वो एक बार में नहीं आता। बच्चा जब छोटा होता है तो बेड पे क्रॉल करता है तो वो चीजों को ऐसे ऐसे करता है, उसके हाथ में नहीं आती है, और लेकिन जब एक बार ऐसे फंस जाता है तो वो जानने लगता है कि हाँ वो चीज मेरे हाथ में आ गई है। यानी पहला सामान्य कार्य क्या था, सामान्य कार्य था चीजों के लिए यहाँ हाथ मारना, विशेष क्या हो गया, चीजों को गिफ्ट करना। गॉट इट। दूसरा, इसमें अगर आपने नोट किया होगा, ये अपने घर में देख सकते हैं आप। दूसरा, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपका कि सामान्य कार्य क्या है। जब बच्चा बचपन में रो रहा होता है तो रोते वक्त आप क्या पाते हैं, रोते वक्त पहले, बचपन में छोटा इन्फेंट, रोते वक्त सबसे पहले उसका पूरे अंग, अधिकांश अंग भाग लेते हैं उसमें रोने में। हाथ पैर मारेगा, हाथ भी घुमाता है, रोते ऐसे हाथ पैर चलाता, पैर भी चलाता साथ साथ। नोट कीजिएगा, ये सच है, अधिकांश अंग जो है भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये सामान्य कार्य है उसका, ठीक है। अब सामान्य से विशेष क्या हो जाता है, समझने का प्रयास करें। सामान्य से विशेष ये हो जाता है कि जब वो धीरे धीरे जान लेता है कि हाथ पैर मारने से रोना दिखाई नहीं देता, रोना आंख से और वोकल कॉर्ड से होता है। तो अब जब थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो अब केवल आंखों से आंसू और गले से चिल्लाना शुरू कर देता है। हाथ पैरों का उसमें यूज कम हो जाता है, बॉडी पार्ट का यूज कम हो जाता है। तो पहले सामान्य कार्य था, विशेष क्या हुआ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तीसरा, अगर देखें, सामान्य रूप से बच्चा हर मेल को, सामान्य रूप से मेल को बच्चा जो मेल दिखता है, मेल जो भी घर में मेल दिखता है, मेल को बुलाता है पापा, मेल को पापा कहता है। समझना मेरी बात को। सामान्य रूप में उसे जो मेल दिखाई देता है पापा, पापा, उसके मुंह से पापा पापा का वर्ड निकलता है। लेकिन जब वो इसमें स्पेसिफिक रूप से इन्वॉल्व हो जाता है, जब वो सीख लेता है कि ना भाई ना, सब मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा वो हैं जो भी, तो उनसे पापा कहना शुरू कर देता है। ये उसका सामान्य से विशेष की ओर जाना है। क्लास में भी यही आपको इंप्लीमेंटेशन देना होता है कि बच्चे को अगर आप चाहो एक ही बार में स्पेसिफिक चीजें सिखा दोगे, नॉट पॉसिबल, नेचर ही नहीं है भाई उसका, विकास का चरण ही उसका वो नहीं है। पहले वो नॉर्मल पे आएगा, पहले वो जनरल पे आएगा, जनरल से वो स्पेसिफिक की ओर जाएगा। तो ये आपको जानना चाहिए एक परिवार के पेरेंट्स के नाते
और आपको टीचर के नाते भी ये समझना चाहिए कि एक बच्चा डेवलपमेंट के इस चरण से गुजरता है और वो आपको समझना चाहिए कि हमेशा नॉलेज जनरल टू स्पेसिफिक होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे स्पेसिफिक को और मोर स्पेसिफिक की ओर ले जाता है, लेकिन फिलहाल जनरल टू स्पेसिफिक आपको जानना चाहिए। अब आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये आपस में रिलेटेड है, विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन और कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे कि विकास के जितने भी चरण हैं, ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जितने भी चरण हैं, ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। इसे दूर से मत समझिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि अगर किसी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, तो आप उसके विकास के और जो पहलू भूल जाइए, ना उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, ना सामाजिक, ना जो भी डेवलपमेंट हमने पढ़े हैं। इसका मतलब फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड और है, यानी ये आपस में डेवलपमेंट रिलेटेड है। ये सारे डेवलपमेंट के चरण एक दूसरे से डिपेंडेबल है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, फिजिकल डेवलपमेंट एंड नॉट अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट, प्रभाव डालेगी टू ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, मेरी बात समझने का प्रयास करें। शारीरिक विकास सारे विकास के चरणों में प्रभाव डालता है, ये तो मालूम ही आप लोगों को, लेकिन ऐसा भी नहीं है शारीरिक विकास थोड़ा अच्छा हो, सामाजिक छूट जाए तो भी बाकी के चरण प्रभावित होंगे। सामाजिक अच्छा ना हो, थोड़ा सामाजिक अच्छा हो जाए, मान लो शारीरिक अच्छा हो जाए, मानसिक अच्छा ना हो, तो बाकी के चरण प्रभावित होंगे। इट मींस ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड, आर इंटररिलेटेड। इसका मतलब क्या है, टीचर को ये समझना पड़ेगा, टीचर को ये जानना पड़ेगा कि अगर जिस बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं, जिस बच्चे को वो ज्ञान देना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, अच्छा बच्चा बनाना चाह रहे हैं, उसके ये सारे चरण आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक बच्चा जो अगर न्यूट्रिएंट्स जैसे पूरे नहीं मिले हैं, जिसका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ है, आप लाख अच्छा पढ़ाएंगे, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो पहले हमें उसकी फिजिकल ग्रोथ को अच्छा करना पड़ेगा, उस ग्रोथ को अच्छा करने के बाद हम उसके और एस्पेक्ट को अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ पा रही होगी आपके कि शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट की फैक्टर है, बाकी सारे कोरिलेटेड है, पर पहले अगर शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो ना मानसिक, ना सामाजिक, ना आध्यात्मिक, ना मनोगत्यात्मक, ना और। तो कुल मिलाकर ऑल द पार्ट्स, ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। तो ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, और एक टीचर होने के नाते आपका पूरा फर्ज बनता है। एक लास्ट जो प्रिंसिपल, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में आता है, आपको जानना भी चाहिए, इसे बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन वाला सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना है, समझने का प्रयास कीजिए। सातवां, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण नाम से स्पष्ट है, मिलकर इंटीग्रेट होना, एकीकरण का सिद्धांत। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मैं पहले आपको एक वर्ड क्लियर कर दूं, इसका मतलब मान लो ब्रिंग टुगेदर, यानी साथ साथ लेके चलना, साथ साथ लाना, प्रीवियस नॉलेज को यूज करना, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को यूज करना। इसके एग्जांपल तमाम है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इंटीग्रेशन मतलब होता है, आप बच्चे की, अगर वैसे नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं तो ये मानिए, यूज चाइल्ड प्रीवियस नॉलेज टू टीच हिम इफेक्टिवली। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को यूज करना इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए, है ना।
ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को यूज करना इफेक्टिव, यानी आप पूर्व ज्ञान को ले लो, नए ज्ञान से जोड़ दो, हो गया सिद्धांत एक ज्ञान का। मतलब ये कहा भी जाता है कि बच्चे को आप अच्छी शिक्षा कब दे पाओगे, अगर आप किसी चैप्टर को लेकर, किसी कंटेंट को लेकर उसे पढ़ा रहे हो तो पहले उसे पूर्व नॉलेज को, मतलब जो उसे पहली क्लास में पढ़ लिया हो उसे जोड़ो, ताकि उसे लगे यस आई नो इट। और जो नो इट मीन जब उसके दिमाग में आ जाएगा मैं जानता हूँ, इससे रिलेटेड इतना भी जानता हूं, तो आगे वाला उसे अपना पहचाना कंटेंट लगेगा और उसके लिए वो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं एकीकरण का मतलब जोड़ के चलना, लेके चलना, साथ लेके चलना। एग्जांपल कैसे शो करते हैं, आपने नोट किया होगा, पहले बच्चा होता है, जो बच्चा छोटा होता है तो वो फर्स्ट ही यूजेस हिज ऑर्गन, मान लो वो अपने हाथ का यूज कर रहा है, किसी भी ऑर्गन को यूज करता है पहले वो, ठीक। बच्चा सबसे पहले अपने अंग को यूज करता है और फिर अंग के पार्ट यूज करता है, अंग के भाग। कोई बालक में हाथ का एग्जांपल ले रहा हूं, तो फर्स्ट एनी चाइल्ड यूज हिज ऑर्गन, फुल ऑर्गन, हाथ को पूरा चलाएगा, पैर को पूरा चलाएगा, उंगलियां नहीं चलाना जानता, पहले हाथ को चलाएगा, फिर उसके भाग मीन्स उंगलियां, और अब जब उसे कोई चीज चाहिए होगी तो उसे इसका यूज मालूम है, उसे इसका यूज मालूम है। क्यों? कि वो जान गया है कि ये केवल आगे बढ़ाने के लिए, मूवमेंट देने के लिए, ग्रिप के लिए ये, तो अब वो हैंड और पार्ट्स को मिलाकर ज्वाइन टुगेदर चीजों को ग्रिप कर लेगा, पकड़ लेगा। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या है? मिलाकर साथ लेके चलना, मिलाकर साथ लेके चलना। बच्चा पहले हाथ को यूज करेगा, फिर उंगलियों को यूज करेगा, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फर्स्ट हैंड यूज करेगा, फिर फिंगर्स यूज करेगा, और फिर दोनों को मिलाकर वर्क कर लेगा, ग्रिप कर लेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये आपको समझना चाहिए एकीकरण का सिद्धांत। एक नॉर्मल एग्जांपल, क्लासरूम के अंदर पूर्व ज्ञान को ले आइए, पहले वाली नॉलेज को लीजिए, पहले वाली नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए, उसकी पहले नॉलेज को लेकर उसे वर्तमान ज्ञान से जोड़ दीजिए। जब उसे लगेगा कि जो मुझे क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो टीचर पहले से बता चुके हैं और मुझे पहले से आता है, तो ही विल गेट मोर इंटरेस्ट इन द कंटेंट। तो आपको ये समझना चाहिए, ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये भी एक अच्छा सिद्धांत है, और विकास की दिशा का सिद्धांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको 8 जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और वो 8वां आपको समझने चाहिए, वो 8वां आपकी समझ में आने चाहिए। 8वां है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का, इसे फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ विकास की दिशा का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, डेवलपमेंट्स विकास का डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे। एक तो क्या है, ये प्री डिसाइडेड होता है, यानी पूर्व से निर्धारित, प्री डिसाइडेड। विकास का सिद्धांत बोलता है कि अगर आपने बच्चे का बेसिकली माहौल तय कर लिया है, कुछ चीजें आपको पहले से तय है कि ये होना ही होना है, बताने जा रहा हूं, और अभी पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक कि कौन कौन सी बातें पूर्व डिसाइडेड है। तो विकास का दिशा सिद्धांत बोलता है कि निश्चित दिशा में एक ग्रोथ या डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। तो प्री डिसाइडेड है, पूर्व निर्धारित है कि बच्चे का डेवलपमेंट एक निश्चित दिशा से आगे बढ़ेगा, निश्चित कंडीशन से आगे बढ़ेगा। और ये सिद्धांत है जो डेवलपमेंट है, इट अफेक्ट फ्रॉम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये हमने इससे पहले एक प्रिंसिपल में बात की है, ये तो हम पहले से जानते हैं कि बालक के किस विकास के चरणों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वंशानुगत और वातावरण का। तो ये कह रहे हैं कि बालक का वंशानुगत और वातावरण बालक के विकास के सिद्धांत में ये बताना चाह रहे हैं कि पूरी तरह प्रभाव पड़ता है। ये प्री डिसाइडेड है कुछ चीजें कि बालक के विकास के कुछ चरण डिसाइडेड है कि भाई पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और ये चीज आगे चलती जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए बालक सबसे पहले बालक के हेड का डेवलपमेंट होता है, सिर का, ठीक। पहले सिर का डेवलपमेंट हुआ, सिर के बाद भुजाओं यानी आर्म्स, उसकी आर्म्स आती हैं। पहले वो हेड के ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट बढ़ता है उसका, फिर उसका
भुजाओं जो आर्म्स की हैं उसको वो नियंत्रित करता है, कैसे चलाना है कैसे चलाना है, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल सीखता है वो, ये तय है बच्चे का। फिर लेग्स कंट्रोल, मेरी बात समझे। सबसे पहले सिर, ये क्या है, प्री डिसाइडेड है। जो मैंने बोला विकास की दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि बालक के अंदर पहले उसके सिर की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, फिर वो अपने बाजुओं को कंट्रोल करना सीखता है, जैसे मैंने बोला हाथ को यूज, फिर उसकी ग्रिप को यूज, फिर उसके बाद टांगों को यूज, और धीरे धीरे इसके बाद वो अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना शुरू कर देता है। स्टैंड अप विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सपोर्ट वो खड़ा होना शुरू कर देता है। ही स्टार्टेड, ठीक है, खड़ा होना शुरू, ही स्टार्टेड टू स्टैंड अप विदाउट एनी सपोर्ट। ये तय है और हर बच्चे में चरण आते हैं। ये एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हर बच्चे के ये चरण है कि पहले वो डिसाइडेड है कि पहले उसके जो भी वातावरण से प्रभावित होगा, एनवायरनमेंट से प्रभावित होगा, बिल्कुल ठीक है, उसके जितने फैक्टर्स हैं वो इससे प्रभावित होंगे, लेकिन ये फैक्टर जो है पहले सिर का विकास होगा, फिर आर्म्स को कंट्रोल करना सीखेगा, आर्म यानी बाजुओं पर नियंत्रण करेगा, फिर उसकी लेग्स अपने पैरों पर नियंत्रण करेगा, और फिर उसके बाद बिना सहारे धीरे धीरे, आपने नोट भी किया होगा, फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू कर देता है। मतलब सिर, हाथ और पैर तीनों का सामंजस्य बनेगा कब, स्टेप बाय स्टेप। और ये तय है, हर बच्चे में यही चलेगा, हर बच्चे में यही प्रोसेस चलेगा। राइट, तो ये हमारे 8 या 9 हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं। मैं 8 को मेन मानता हूं। कुछ जो डेवलपमेंट के कब वो ले लूंगा मैं, वो बाकी प्रभावित होता है। हम बात करेंगे वो इंटरनल और आउटर फैक्टर्स हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। इन प्रिंसिपल को हम जान चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं इनसे रिलेटेड सारी क्वेरीज आपके माइंड में क्लियर होंगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनसे रिलेटेड पूछा कैसे जाता है, ये मैं आपको वीडियो में देता रहूंगा। फिलहाल मैं क्या बोलने वाला हूं, फिलहाल मैं कहने वाला हूं इन 8 प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझिए, पढ़िए। कुछ छूटा हुआ लगता है मुझे कमेंट कीजिए, कुछ नया पूछना है मुझे कमेंट कीजिए। बाकी कल का वीडियो मैं आपको दूंगा इंटरनल एंड आउटर फैक्टर्स जो डेवलपमेंट में प्रभाव, जो डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जो कंटेंट में देना चाह रहा था वो दे पाया होगा। पढ़िए। मैं एक चीज और आपको बता दूं, अब एक दिन में साइकोलॉजी की 2 वीडियो देने का प्रयास करूंगा ताकि कंटेंट आप तक अच्छी तरह पहुंच पाए। मैंने फिर कहा है, मैंने बार बार कहा है कि मैं सब लोगों को ना देकर, अगर मैं अपने टारगेट 10 लोग भी या 12 लोग भी इस कंटेंट को अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो मैं उनको भी अगर बदल पा रहा हूं या उनको भी इफेक्टिवली एक अच्छा टीचर बना पा रहा हूं या उनको भी मैं सीटेट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला पा रहा हूं, तो मेरा वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट, जो मेरा मोटो है वो पूरा ये है। जितने लोग ज्यादा बेनिफिट लेंगे अच्छी बात है, लीजिए, घर बैठे मिल रहा है, प्रयास कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए एक बात और बोलना चाहूंगा, कमेंट कर दिया करें, पूछने के लिए कमेंट कर दिया करें ताकि लगे मुझे आपने वीडियो देखा है। और अगर आपने देखा है तो आपकी क्वेरीज होंगी, वो क्वेरीज पूछा करें। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करें। थैंक यू वेरी मच। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आज के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।